नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस रिलेशनशिप से संबंधित। दूसरा आर्टिकल एनसीईआरटी ने कुछ पोर्शंस को डिलीट किया है, इससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में देश में टाइगर पॉपुलेशन से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक घटना आपको बताता हूं। एक बार ना एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, ये बताओ देश को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? उस स्टूडेंट ने बोला पाकिस्तान से। टीचर ने बोला नहीं। दूसरा स्टूडेंट बोला चाइना से। चाइना पाकिस्तान दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं। टीचर बोला नहीं। देखो, सबसे ज्यादा खतरा ना किसी भी देश को उतना भारी दुश्मन से नहीं है, किसी हथियार से नहीं है। अगर किसी देश को तबाह करना है ना, तो उस देश के स्कूल में ना बच्चों की जो वैल्यूज है ना वो नष्ट कर दो। यह सबसे ज्यादा आसान तरीका है किसी भी देश को तबाह करने का। जापान को देखो पूरी तरह से तबाह कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन जापान फिर से कितना मजबूती से इमर्ज होकर आया। जर्मनी देख लीजिए, तबाह हो गया था, लेकिन आज जर्मनी कितना पावरफुल देश है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, आप देख लीजिए। इन सब खतरों से कोई भी देश उबर जाता है, लेकिन वैल्यूज एक बार खराब हो गई ना तो वो देश बन जाता है फिर सोमालिया। फिर वो देश उबर नहीं सकता, टूट जाता है, टुकड़े हो जाते हैं फिर उस देश के। तो वैल्यूज किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएस रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अगले 2 महीने इंडिया और यूएस के रिश्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अभी हाल ही में यूएस ने अपना अगला एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंट किया, जिनका नाम है एरिक गैरसेटी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विश्वास पात्र हैं, भरोसेमंद हैं। इसी से साबित होता है कि यूएस इंडिया को फिलहाल कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। जून में भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूएस की यात्रा पर जाएंगे और उसके बाद तो G20 का समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है इस साल इंडिया में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और ज़्यादा एंगेजमेंट होगा दोनों देशों के बीच में। क्वाड की मीटिंग भी होगी, I2U2 मतलब इजराइल, इंडिया, यूएस, यूएई, इन 4 देशों की भी मीटिंग होगी। देखो, वैसे यूएस ये चाहता है कि यूक्रेन के इशू पर इंडिया अपना स्टैंड चेंज करे। अभी इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है। यूएस चाहता है साफ साफ इस युद्ध में इंडिया यूक्रेन का साथ दे, रशिया को क्रिटिसाइज करे, बट इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। इंडिया यूएस से यह चाहता है कि भैया आप चाइना के इशू पर और ज्यादा बेहतर ढंग से हमारा साथ दो, सिर्फ बातें मत करो, बोलो कि चाइना एग्रेसिव है, सपोर्ट करो हमें। यह इंडिया की एक्सपेक्टेशन है यूएसए से। बट देखो, इंडिया ना रशिया के साथ अपने रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ना नहीं चाहता। सॉरी, रशिया के पास्ट में काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया की अभी भी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर अपने कुछ डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए। हाल ही में मॉस्को ने ना यानी रशिया ने अपना एक फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। इस डॉक्यूमेंट में रशिया ने यह बोला कि चाइना और इंडिया उसके मेन एलाइज हैं। सोच के देखिए, अपने फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रशिया इंडिया को मेन एलाइज में काउंट कर रहा है। इसके अलावा इंडिया इस साल एससीओ का भी प्रेसिडेंट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसा फोरम जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना तीनों हैं। सितंबर तक इंडिया की इस फोरम की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इसके अलावा देखो, नाटो का इशू हाल ही में सुर्खियों में आया। फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन गया और नाटो में यूएसए के जो एम्बेसडर है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि नाटो के दरवाजे इंडिया के लिए ओपन हैं। इंडिया ज्वाइन नहीं करने वाला है, इंडिया को नहीं अच्छी लगती नाटो की मेंबरशिप, लेकिन यूएसए का इंडिया को इनवाइट करना अपने आप में बताता है कि कैसे एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में यूएसए इंडिया को देखता है।
अभी देखो 2022 में इंडिया और यूएस ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर एग्रीमेंट साइन किया। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? देखो, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी आवश्यकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल एयर स्पेस संबंधित कोई टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए जिसकी आवश्यकता है, वो टेक्नोलॉजीज होती है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली है आने वाले समय में, लेकिन अभी सिर्फ इमर्ज कर रही है। जैसे जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज का, इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित, इससे इंडिया और यूएस के बीच स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और ज्यादा मजबूत होगा। समझ गए? इसके बाद एक सेकेंड रुकिए। हाँ, देखो, यूएस और इंडिया के ना चाइना को लेकर कंसर्न्स सेम हैं। यूएस भी नहीं चाहता कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना बहुत ज्यादा मजबूत हो, और इंडिया भी ऐसा नहीं चाहता। इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी में ना चाइना क्या कर रहा है, जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है ना उनको क्रिएट कर रहा है, और उन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को क्रिएट करके वहां पे अपने मिलिट्री बेस बना रहा है। समझ गए? पहले तो साउथ चाइना सी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट किया जो पहले था ही नहीं, और आर्टिफिशियल आइलैंड को क्रिएट करके वहां पे अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर दिया। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से इंडो पैसिफिक रीजन के जो देश हैं उनको अपने पाले में कर रहा है, अपना चेला बना रहा है। अभी पैसे देके, लालच देके उनको अपने ग्रुप में ला रहा है, बाद में उनको अपनी उंगलियों पे नचाएगा। ऐसा खेल चाइना खेल रहा है। तो दोनों देश चाहते हैं चाइना की इन हरकतों पर लगाम लगाया जाए। जब से ये कोविड-19 की महामारी आई है ना, बहुत सारी यूएसए की कंपनीज चाइना को छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहती हैं। चाइना के ऊपर वो डिपेंड नहीं होना चाहती। इंडिया एक बढ़िया अल्टरनेटिव है, क्योंकि इंडिया में लेबर की कॉस्ट काफ़ी कम है, स्किल्ड वर्कर्स की तो भरमार है। आईटी सेक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी सेक्टर्स में स्किल्ड मैन पावर आपको मिल जाएगी। लेकिन देखो, यूएस की कंपनीज की ना शिकायत ये है, इंडिया में ना कॉम्प्लेक्स लीगल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हो, दुनिया भर की आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जीएसटी में रजिस्टर करवाओ, डीआईएन नंबर लो, आप इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लो, बहुत सारी क्लियरेंस आपको चाहिए होती है। तो इसलिए दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। वैसे देखो, इकोनॉमिक टाइज को और इन्वेस्टमेंट को मजबूत कराने के लिए दोनों देशों ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। जैसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। मकसद था एनर्जी रिलेटेड एरिया में दोनों देश के बीच पार्टनरशिप को मजबूत करना, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस है, क्लाइमेट चेंज है, इन इश्यूज पर। वैसे देखो, इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप ने ना पिछले काफी समय में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान एक ऐसा भी समय था जब पाकिस्तान यूएसए के करीब था। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएसए ने अपना शिप भेज दिया था 1971 में। बदले में यूएसएसआर और इंडिया की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी ना, उसके अकॉर्डिंग यूएसएसआर ने भी अपना शिप रवाना कर दिया था। तो ये दिन थे। बट बाद में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसए को लगने लगा उसका मेन दुश्मन देश अब चाइना है, और चाइना को हराने के लिए इंडिया के साथ की जरूरत है। न्यूक्लियर डील साइन हुई। वो यूएसए जो इंडिया को रोक रहा था न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से, वही यूएसए अब इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर रहा था। इसके बाद देखो, इंडिया से बहुत सारे इमिग्रेंट्स गए यूएसए में काम करने के लिए। हालांकि ये सिलसिला तो पहले से ही चल रहा था। जो इंडिया का डायस्पोरा है ना यूएसए में, उन्होंने भी बहुत बढ़िया रोल प्ले किया इंडिया और यूएस के बीच दोस्ती को मजबूत बनाने में। तो आज के समय में देखो, इंडिया का जो डायस्पोरा है ना, इंडियन डायस्पोरा की नॉलेज, स्किल, इन्वेस्टमेंट इंडिया को चाहिए डेवलप करने के लिए और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। यूएस ने हमारी मदद की थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। इसकी बदौलत इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो उसका। हालांकि देखो, यूं नहीं कह सकते सिर्फ यूएस की बदौलत ही ये मुमकिन हो पाया, लेकिन हाँ, यूएस ने इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन में मदद की थी। इंडिया को आईटी सुपर पावर बनाने में
यूएस ने इंडिया की मदद की। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सिलिकॉन वैली में, वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं। यूएस और इंडिया जो हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी आपस में पार्टनर हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स साथ मिलकर चला रहे हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों देश स्पेस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन को लेकर भी अलाइंड है। पास्ट में देखो, हालांकि ट्रस्ट डेफिसिट काफी रहा है इंडिया और यूएस के बीच। इंडियंस को यह लगता है यूएस एक रिलायबल दोस्त नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में बहुत साल रहने के बाद, ऑलमोस्ट 20 साल रहने के बाद अफगानिस्तान को छोड़ दिया यूएस ने। इवन पाकिस्तान का साथ पहले यूएस से देता था। तो कुछ इंडियंस को अभी भी लगता है कि यूएस एक रिलायबल दोस्त नहीं है। यूएस इंडिया में डेमोक्रेसी पर, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर समय समय पर सवाल खड़ा करता रहता है। तो अब देखो, लास्ट में कंक्लूजन निकालते हुए राइटर ये बोलते हैं, अभी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना दोनों देशों के बीच में, ये आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होगी। अभी समय ये है कि जो भी इश्यूज ऑफ कंसर्न्स हैं इंडिया और यूएस के बीच, उनको केयरफुली टैकल किया जाए, और जो पॉजिटिव एरियाज हैं जहां पे दोनों देश कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनको मजबूती से आगे ले जाया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और यूएस रिलेशनशिप से संबंधित। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल एनसीईआरटी में कुछ सिलेबस के डिलीशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो ना, हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। मतलब कंट्रोवर्सी है क्या? एनसीईआरटी ने ना कुछ पोर्शन जो है ना सिलेबस से वो डिलीट किए हैं। पोर्शंस जैसे देखो, गांधी हिंदू मुस्लिम में सॉलिडेरिटी चाहते थे, एकजुटता चाहते थे, और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इसी वजह से गांधी जी से नाराज थे। यह पोर्शन डिलीट किया गया है। गांधी जी की डेथ के बाद गुड सेंस इमर्ज होकर आई और आरएसएस को बैन कर दिया गया। यह लाइन लिखी हुई है, यह हटा दी गई है। मुगल्स से संबंधित जो चैप्टर्स हैं कुछ, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। 2002 के दंगों से संबंधित जो पोर्शन है उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा डिस्कशन ऑन सोशल मूवमेंट्स, नक्सलाइन मूवमेंट, इमरजेंसी से संबंधित कुछ पोर्शन, ये सब ऐसे पोर्शन है जिसमें बदलाव किया है एनसीईआरटी ने। अब ना ये जो कंट्रोवर्सी है ना पॉलिटिसाइज हो गई है। विपक्ष की जो पार्टीज हैं वो ये बोल रही हैं कि रूलिंग पार्टी माइंड वॉश करना चाहती है यूथ का, हिस्ट्री का सिर्फ एक पक्ष दिखाना चाहती है। बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था एनसीईआरटी की बुक्स तैयार करने में, इसके अलावा और बहुत सारे हिस्टोरियंस जो देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं या फिर फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए हैं इस प्रकार से जो एनसीईआरटी ने सिलेबस हटाया है सिलेक्टेड। उनका यह कहना है, देखो सिलेबस हटाने से पहले ना प्रॉपर कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, और ये जो सिलेबस हटाया गया है ये सिर्फ स्कूल टेक्स्ट बुक से नहीं हटाया गया। इवन यूजीसी का जो ड्राफ्ट सिलेबस है बैचलर लेवल हिस्ट्री के लिए, वहां पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी का यह कहना है खामखा कंट्रोवर्सी जनरेट की जा रही है। हमने ना कोविड-19 के बाद में बच्चों पर जो बर्डन एकदम से बढ़ गया था ना, अननेसेसरी सेम सिलेबस बच्चे बार बार पढ़ रहे थे। जैसे कुछ चीजें हैं मुगल से संबंधित, वो पहले भी आ गई, वो फिर बाद में फिर से आ गई थी। तो हमने ऐसे पोर्शंस को रैशनलाइज किया है और बच्चों पे कुछ बर्डन कम करने की हमने कोशिश की है। बट देखो, हिस्टोरियन कहते हैं अगर एनसीईआरटी का वास्तव में यह मकसद होता तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित चैप्टर्स हटाए जाते, क्योंकि वो पहले भी आ गए थे, वो फिर से रिपीट होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का ऐसा कोई मकसद नहीं था। देखो, इसके बाद राइटर ये बोलते हैं नॉलेज ना कंटिन्यूसली एक्सपेंड होती रहती है समाज में। जैसे जैसे जनरेशंस आगे बढ़ती हैं, नॉलेज एक्सपेंड हो जाती है, नई रिसर्च होती है, नए तथ्य पता लगते हैं इतिहास से संबंधित। तो ये बात सच है, सिलेबस का रिवीजन तो होना ही चाहिए। सेम सिलेबस नहीं हो सकता हमेशा। लेकिन देखो, जो हमारी यंगर जनरेशन है ना, उनको क्या पढ़ाया जाएगा, यह सोसाइटी का कलेक्टिव डिसीजन होता है।
कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको हम क्या पढ़ाएं, और ये फॉर्मल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समाज की जो वैल्यूज, समाज के जो एथिक्स है ना, वो एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। समाज में किन चीजों को अच्छा माना जाता है, किन चीजों को बुरा माना जाता है, वही सब चीजें फिर फॉर्मल एजुकेशन में देखने को मिलती हैं। इंडिया में देखो, एजुकेशन का मकसद ये है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, मतलब पूरा देश एकजुट हो, ये प्रमोट करना। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, बच्चे सोच सकें, अपना माइंड इस्तेमाल कर सकें, और उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। ये मकसद है एजुकेशन का हमारे देश में। जैसे ही कोई सोसाइटी देखो मैच्योर होती है, वो अपने डार्क जो एपिसोड्स हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर राज किया, या फिर पास्ट में हमारे समाज में जो कमियां थी, उनसे समाज ऊपर उठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देखो उन एपिसोड्स को पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। हमारी यंगर जनरेशन्स को उन डार्क एपिसोड्स के बारे में बताना चाहिए, ताकि कम से कम वो आने वाले समय में ये गलती ना करें, वो इस प्रकार की चीजों से दूर रहें, अदरवाइज समाज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ गए? बट देखो, ये जो काम है ना पूरा का पूरा, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल ढंग से ये काम होना चाहिए। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है कि इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखो इस बात पर डिपेंड करती है, हम अपने युवा लोगों को किस प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन दे पाते हैं, किस प्रकार से उन्हें स्किल्स दे पाते हैं, कैसे उन्हें कंपैशनेट सिटीजन बना पाते हैं, केयरिंग सिटीजन बना पाते हैं। इस बात पर इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करती है। तो वही बात, इस काम में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। इंडिया की वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन से संबंधित ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हर 4 साल बाद देखो हमारे देश में टाइगर्स की गिनती की जाती है। 2022 में जो टाइगर की गिनती की गई ना, इसके अनुसार हमारे देश में आज के समय में टोटल टाइगर्स हैं 3167, 3167, 3167। टाइगर्स की संख्या हमारे देश में लगातार इंक्रीज हो रही है। देखिए आप, 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2226, 2967 और 3167, 200 बढ़ गए। बल्कि देखो, थोड़ा और एनालिसिस आएगा तो शायद कहा जा रहा है कि यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो 1973 में ना टाइगर को कंजर्व करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, सफल साबित हुआ है। हमारे देश में टाइगर्स की संख्या आप देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जो मॉडल इंडिया ने अपनाया ना टाइगर्स की संख्या को इंक्रीज करने के लिए, ऐसा कोई मॉडल नहीं था कि प्रोटेक्टेड एरिया की पूरी तरह से फेंसिंग कर दी गई कि कोई टाइगर अब बाहर नहीं जा सकेगा, कोई इंसान अंदर नहीं जा सकेगा। नहीं, ह्यूमन और टाइगर्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस मॉडल पे इंडिया ने काम किया। फॉरेस्ट में रहने वाली जो कम्युनिटीज थी उनको अवेयर किया गया, उनका साथ लिया गया टाइगर्स को कंजर्व करने में। लेकिन देखो, खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पे टाइगर्स हैं, वो एरिया काफी वल्नरेबल हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो मतलब इंक्रोच होते जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जाता है। बहुत बार डेवलपमेंट के लिए इनलीगल एंक्रोचमेंट भी होता है। स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि इंडिया में 5 मेन टाइगर जोन्स हैं। वो देखो वैसे तो लार्जली स्टेबल हैं, लेकिन डिफोरेस्टेशन का चैलेंज वो 5 मेन टाइगर जोन फेस कर रही हैं। मतलब टाइगर के रहने के लिए जो एरिया है ना, उसके कम होने का खतरा है धीरे धीरे, क्योंकि सरकार कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलाती है। वेस्टर्न घाट जो बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है, यहां पे इंडिया के सबसे ज्यादा संख्या वाले, मतलब ऐसे टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा हैं जहां पे टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। समझ गए? 2018 में 871 यूनिक टाइगर्स की फोटोग्राफ ली गई थी, बट ये आंकड़ा घट के 824 हो गया है। आज के समय में प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर बहुत टाइगर्स को देखा जाता है। कहीं ना कहीं उनके लिए हैबिटेट कम हो गया है, तभी वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर निकलते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये संख्या हमेशा बढ़ती ही जाएगी।
अगर चैलेंजेस पे ध्यान नहीं दिया गया ना, चैलेंजेस जैसे कि देखो हैबिटेट एंक्रोचमेंट, जो टाइगर का एरिया है रहने वाला वो कम हो रहा है, हंटिंग होती है, ह्यूमन बींग्स के साथ कन्फ्लिक्ट, अनरेगुलेटेड कैटल ग्रेजिंग, फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं जंगल में, तो उनका सामना बहुत बार टाइगर से हो जाता है। टाइगर ने कैटल को मार दिया, बदले में फिर उन लोगों ने टाइगर पे हमला कर दिया। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। फॉरेस्ट में आग लग जाती है, इनलीगल माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। ये कुछ पोटेंशियल वाइल्ड लाइफ थ्रेट हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरू में 1973 में देखो सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, आज के समय में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 हो चुकी है। लेकिन जितनी तेजी से टाइगर रिजर्व बढ़े हैं उतनी तेजी से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारे के सारे इक्वली अच्छे हैबिटेट हैं टाइगर्स के लिए। नहीं, कुछ टाइगर रिजर्व ज़्यादा अच्छे हैं टाइगर्स के सर्वाइव करने के लिए, कुछ टाइगर रिजर्व नाम के हैं, वहाँ पे टाइगर की संख्या बहुत कम है और टाइगर्स के रहने के लिए सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। तो हमें सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है वहाँ पर। जैसे देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे टाइगर्स की संख्या को इंक्रीज करने का बहुत स्कोप है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आज के समय में ना हमारे पास जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 टाइगर सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से, और सरकार को इसके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। बट एफर्ट्स ऐसे हों कि बैलेंस इस्टाब्लिश हो। एक तरफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है, जो ट्राइबल लोग हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं, मतलब जंगल के अंदर रहने वाले लोग, जो ट्राइबल हो या फिर कोई और भी हो, उनके बीच में, और टाइगर्स को जो हमें कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को जो हमें कंजर्व करना है, उनके राइट्स के बीच में, दोनों के राइट्स के बीच में ना डेलिकेट बैलेंस इस्टाब्लिश करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि टाइगर को बचाने के चक्कर में फॉरेस्ट के अंदर जो कम्युनिटी रहती है उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाए या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। नहीं, दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। जैसा मॉडल इंडिया ने पहले अपनाया था कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी को साथ लेकर चला जाए, उसी मॉडल पे आगे इंडिया को काम करना चाहिए। तो ये पूरा आजकल हमने डिस्कस किया टाइगर के कंजर्वेशन से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।